क्यों लग रहा है, डर क्यों लग रहा है, पेश क्यों नहीं हो रहा सवाल? नायाब सैनी लोगों ने उनको गायब सैनी कहना शुरू कर दिया। सुषमा स्वराज और भजनलाल की भी डिग्रियां फाड़ दी थी। लेकिन आपके तो मंत्री भी जेल में चले गए। लोकसभा चुनावों का दौर चला हुआ है और करनाल ऐसी सीट है जहां पर लोकसभा चुनाव के साथ साथ विधानसभा का उपचुनाव होगा। आपने देखा किस तरह से पिछले दिनों पूरे प्रदेश में चुनावी उठापटक का दौर चला, सीएम बदला गया, उसके बाद सीएम रहे मनोहर लाल ने अपने करनाल विधानसभा क्षेत्र से अपना त्याग पत्र दे दिया। अब यह सीट खाली है, यहां पर 25 मई को उपचुनाव होगा। पूरे मसले पर बातचीत करने के लिए और भी कई मसले हैं, हमारे साथ इस समय बने हुए हैं आम आदमी पार्टी के प्रदेश कोषाध्यक्ष सुनील बिंदल जी। उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि ये जो करनाल सीट है, इसको आप इस समय कैसे देखते हैं, किस चश्मे से देखते हैं, कैसा ये चुनाव आगे बढ़ने वाला है। सबसे पहले बिंदल जी, आपका स्वागत है। नमस्ते भारत के सभी दर्शकों को मेरा हृदय से नमस्कार व आभार। राणा जी, जो करनाल सीट के विषय में मैं इतना ही कहूंगा, जो माननीय मनोहर लाल जी ने करनाल विधानसभा से जो अपना रेजिग्नेशन सबमिट किया है, उससे करनाल की जनता बेहद आहत है और अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है। करनाल की जनता ने मनोहर लाल जी जबकि बाहरी व्यक्ति थे, उन पर विश्वास जताया, उनको विधायक बनाया, फिर उनको मुख्यमंत्री बनाया और आज करनाल की जनता अपने आप को बेहद ठगा हुआ महसूस कर रही है। जब मनोहर लाल जी ने अपना रेजिग्नेशन दिया, मुख्यमंत्री से रेजिग्नेशन दिया, चलो कोई बात नहीं, जब उन्होंने विधायक से जब रेजिग्नेशन दिया, तो करनाल के लोग बेहद दुखी हुए और आहत हुए और उनको किन के सहारे छोड़ दिया। उपचुनाव में तो अभी थोड़ी देर है, 2 महीने का समय है। अभी करनाल को कौन देखेगा? करनाल की जनता बेहद ठगा हुआ महसूस कर रही है। मैं इतना ही कहना जी, चाहूँगा। अब मनोहर लाल जी ने कहा है कि अब मुख्यमंत्री जो नए बने हैं वो करनाल को देखेंगे। वो खुद करनाल लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी के कैंडिडेट हैं और वो चुनाव लड़ने वाले हैं, तो वो पूरा आपने भी देखा होगा। राणा जी, मुझे एक बात समझ में नहीं आई। करनाल को है ना, जितनी भी ये पार्टीज़ हैं, बहुत सॉफ्ट टारगेट समझती हैं, जबकि ऐसा नहीं है। करनाल के लोग बहुत उदार लोग हैं। ठीक है, वो बाहरी लोगों का बहुत बार समर्थन करते हैं, पर जब करनाल के लोग अपने पर आ जाते हैं, जब अपनी पर आ जाते हैं, तो उन्होंने, आपको याद होगा, सुषमा स्वराज और भजनलाल की भी डिग्रियां फाड़ दी थी। तो मैं ये समझता हूँ कि जो नायाब सैनी पैराशूट से लाकर करनाल की जनता पे जो राज करने की सोच रहे हैं या करनाल से विधायक का चुनाव लड़ने की सोच रहे हैं, वो एक बाहरी व्यक्ति है। आखिर करनाल की जनता को अपने अपने करनाल का विधायक कब मिलेगा? करनाल की जनता चाहती है कि जो विधायक हो वो करनाल से हो और उनके सुख दर्द में उनका हाथ बटाए। यदि किसी व्यक्ति को कोई दुख तकलीफ हो, कम से कम अपने विधायक के पास जाके अपना दुख का निवारण करा सके। जी। तो मेरे हिसाब से जो नायाब सैनी हैं, वो नारायणगढ़ से आते हैं। ना तो उन्होंने नारायणगढ़ की जनता के साथ इंसाफ किया, फिर वो कुरुक्षेत्र से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे, वहाँ से वो गायब रहे, लोगों ने उनको गायब सैनी कहना शुरू कर दिया। अब वो करनाल की तरफ आ रहे हैं। तो मुझे ये समझता है कि ये राजनीतिक रूप से निर्णय ठीक नहीं है और करनाल की जनता नायाब सैनी को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करेगी। जी, आप सुनील बिंदल क्या नायब सैनी के सामने ये चुनाव लड़ेंगे? क्या ये चुनौती स्वीकार करेंगे कि एक मुख्यमंत्री के खिलाफ आप चुनाव लड़ें? देखिए, इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि हमें किसी मुख्यमंत्री के खिलाफ चुनाव लड़ना है। ये तो एक लोकतंत्र का पर्व है, इससे कोई नहीं फ़र्क पड़ता कि सामने कौन हो। अभी राणा जी, इस बात का निर्णय होना है कि ये जो उपचुनाव है, ये इंडिया गठबंधन के तहत लड़ा जाएगा या कांग्रेस लड़ेगी या आम आदमी पार्टी आमने-सामने होकर लड़ेंगे। मुझे तो ऐसा लगता है, जब हरियाणा में इंडिया अलायंस जब चुनाव लड़ रहा है भारतीय जनता पार्टी का, तो ये उपचुनाव में भी इंडिया अलायंस ही नायाब सैनी के खिलाफ अपना उम्मीदवार उतारेगा। तो मुझे ऐसा लगता है, अभी शीर्ष नेताओं की दिल्ली में मीटिंग चल रही है। जो भी इंडिया गठबंधन से प्रत्याशी होगा, जो संयुक्त प्रत्याशी होगा, उसमें आम आदमी पार्टी के लोग और कांग्रेस के लोग पूरी निष्ठा से काम करेंगे और
नायाब सैनी जी को वापिस नारायणगढ़ का रास्ता दिखा देंगे। जी। अरविंद केजरीवाल जब राजनीति में आए थे तो वो कहते थे कि हम राजनीति सुचिता करेंगे, राजनीति को हम भ्रष्टाचार से मुक्त करेंगे, किसी भी तरह का भ्रष्टाचार नहीं होगा। लेकिन आपके तो मंत्री भी जेल में चले गए। जो खुद मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, उनको जो है लगातार ईडी 9 बार समन कर चुकी है। वो अब हाई कोर्ट की शरण में है कि उन्हें गिरफ्तार ना किया जाए। इस तरह की बातें चल रही हैं। तो कहीं न कहीं मुख्यमंत्री को डर लग रहा है आपकी पार्टी के? देखिए, आम आदमी पार्टी पर जितने भी आरोप लगाए हैं, वो सारे निराधार हैं। आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो लगभग 10 वर्षों में राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा जिसने हासिल किया। मैं समझता हूँ कि भारत में कोई भी ऐसी पार्टी नहीं है जिसने 10 वर्ष में राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा हासिल करा। आज यदि भारतीय जनता पार्टी को कोई चुनौती कोई पार्टी दे सकती है तो वो आम आदमी पार्टी है। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में 3 बार सत्ता हासिल करी। पंजाब में हम भारी बहुमत से जीते, दिल्ली में हमने भारी बहुमत से इलेक्शन जीता और दिल्ली में हमने वो करके दिखाया जो आज़ादी के बाद कोई भी पार्टी नहीं कर सकी। दिल्ली में जिस तरीके के स्कूल, जिस तरीके के अस्पताल, जिस तरीके से महिला सशक्तिकरण, महिलाओं को सुविधाएँ और जिस तरीके के काम हमने पंजाब में किए, जिस तरीके के 800 से ज़्यादा हमने मोहल्ला क्लिनिक बनाए, 12 टोल माफ़ कर दिए, 40,000 वहाँ पे हमने नौकरियाँ दे दी, लेकिन डर 12,706। डर क्यों लग रहा है? डर क्यों लग रहा है? पेश क्यों नहीं हो रहा? सवालों का जवाब क्यों मैं नहीं दे राणा रहे? जी आ रहा हूँ, मैं राणा जी आ रहा हूँ। हुँ। 12,706 टीचर्स को हमने वहाँ पे पक्का कर दिया, 300 यूनिट बिजली फ्री दे रही है। अब मैं आपके सवाल पर आता हूँ, भारतीय जनता पार्टी को यही डर है। ये काम हमने दिल्ली में किया। दिल्ली में हमने 200 यूनिट बिजली फ्री दी, 20,000 लीटर पानी फ्री दिया, महिलाओं को फ्री बस सेवा दी, दिल्ली में विश्व स्तर के स्कूल बना दिए, दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक बना दिए, दिल्ली में अच्छे अस्पताल बना दिए। इसी बात का डर तो भारतीय जनता पार्टी को है। जिस तरीके से आम आदमी पार्टी राजनीति में अपने कदम बढ़ा रही है और जिस तरीके से दिल्ली की जनता का समर्थन आम आदमी पार्टी को मिल रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी को तो यही डर है। आज जो विपक्ष में विपक्ष की जो भूमिका है, वो दिल्ली में भी आम आदमी पार्टी ही मुख्य रूप से विपक्ष की भूमिका में है और अरविंद केजरीवाल जी भविष्य में प्रधानमंत्री के कैंडिडेट हैं और दिल्ली के जो माननीय मुख्यमंत्री जी अरविंद केजरीवाल जी हैं, वो भविष्य में देश के प्रधानमंत्री हो सकते हैं। जी, जी, जी। तो एक नया सवाल हम आपसे करेंगे क्योंकि जिस तरह से इलेक्टोरल बॉन्ड जिसका हव्वा अब पूरे देश में चला हुआ है, पूरे प्रदेश में चला हुआ है और आम आदमी पार्टी से आप जुड़े हुए हैं। तो इलेक्टोरल बॉन्ड को आप किस रूप में देखते हैं? कैसे डिफाइन इसको करेंगे आप? देखिए, मैं इलेक्टोरल बॉन्ड के विषय में इस समय इतना ही कहूँगा कि आज़ादी के बाद ये भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा एक स्कैम साबित हुआ, जिसको माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इलेक्ट्रॉन बॉन्ड को इलीगल बताया। भारतीय जनता पार्टी को लगभग 6,000 करोड़ से ज़्यादा का चंदा लिया। भारतीय जनता पार्टी ने पहले लोगों पर ईडी की रेड करवाई, उनको प्रताड़ित कराया। उन्हीं कंपनियों ने प्रताड़ित होने से बचने के लिए भारतीय जनता पार्टी को चंदा दिया। मैं इसके आपको बहुत सारे उदाहरण दे सकता हूँ। अभी तक की इन्फॉर्मेशन के अनुसार भारतीय जनता पार्टी देश में सबसे ज़्यादा इलेक्टोरल बॉन्ड के तहत चंदा लेने वाली पार्टी है। चंदा लेने वाली पार्टियों में जैसे फ्यूचर गेमिंग और होटल सर्विसेज है, जिसने 1368 करोड़ रुपए दिए। आप दूसरी आप मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड है, जिसने 966 करोड़ रुपए दिए। किक सप्लाई चेन प्राइवेट लिमिटेड है, जिसने 410 करोड़ रुपए दिए। वेदांता लिमिटेड है, जिसने 400 करोड़ रुपए दिए। देखिए पहले बिंदल जी, ये तो पार्टी कहती है कि एक नंबर में किसी ने अगर हमें चंदा दिया है तो इसमें नहीं, दिक्कत क्या है किसी नहीं, को? पहले इन कंपनियों पर ईडी की रेड हुई है। ईडी की रेड होने के बाद किसी ने 10 दिन में, किसी ने 15 दिन में, किसी ने 20 दिन में ये चंदा दिया है। किसी ने स्वैच्छिक रूप से ये चंदा नहीं दिया है। उनको प्रताड़ित किया गया और उनको विवश किया गया नहीं, कि इसमें यदि आपको अकेले बीजेपी नहीं है, इसमें और भी दल हैं, और भी राजनीतिक दल हैं। सर इसमें तो कल को जब आपकी पार्टी का ग्राफ बढ़ेगा तो इसमें आम आदमी पार्टी भी शामिल हो सकती है। सर आम आदमी पार्टी की विचारधारा में और भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा में बहुत फ़र्क है। आम आदमी पार्टी केवल एक राजनीतिक पार्टी नहीं है। हम लोग व्यवस्था परिवर्तन के लिए हैं।
हमारे जितने भी काम कर रहे हैं हम लोग, वो व्यवस्था परिवर्तन के लिए। हम लोग खाली राजनीति नहीं करते। भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके की राजनीति कर रही है और हमारा राजनीति में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। आपने चंडीगढ़ में देखा भारतीय जनता पार्टी की चोरी पकड़ी गई। भारतीय जनता पार्टी ने किस तरीके से वोटों की चोरी करी करी, ये पूरे देश ने देखा। सर्वोच्च न्यायालय आज कोई निर्णय देता है, तो ये बिल लाके, ऑर्डिनेंस लाके उसको चेंज करते हैं। इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी का लोकतंत्र में कोई विश्वास नहीं है। मैं ऐसे आपको बहुत सारे जी, उदाहरण हैं। आपको रोकना चाहूँगा। आप कहते थे कि हम किसी रिक्शा वाले को भी चुनाव लड़ा देते हैं, तो वो जीत जाता है, लेकिन पंजाब में आपको 5-5, 6-6 मंत्रियों को चुनाव लड़ाना पड़ रहा है, क्यों कोई कैंडिडेट नहीं आपको मिल पाया वहाँ पर? आपको ध्यान होगा, पिछले चुनाव में जो सिटिंग सीएम थे चन्नी जी, उनको किसने हराया था? एक मोबाइल रिपेयर करने वाले व्यक्ति ने हराया था। दिल्ली में भी जो हमने सीटें दी हैं, अभी जो हमने एमपी की सीटें दी हैं, उनमें ऐसे कई नाम हैं जो बिल्कुल गरीब घरों से आते हैं। सर, ये आम आदमी पार्टी है, आम लोगों की पार्टी है। जी, आप जी। इसमें ऐसा कुछ नहीं कह सकते। जी। आपसे आखिरी सवाल, आपके करनाल के विधायक रहे हैं, मुख्यमंत्री रहे हैं मनोहर लाल, उनको जेड सुरक्षा मिली है। तो अभी-अभी पता चला है कि उन्हें अब जो उनका सुरक्षा घेरा है, वो जेड प्लस जो सिक्योरिटी है, उसमें रहने वाले हैं वो। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के शासन में कुछ भी संभव है। आम आदमी आम आदमी के लिए यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा। वो बहुत विशिष्ट व्यक्ति हैं। किसानों पर, जो हमारे अन्नदाता हैं, उन पर तो गोलियाँ चलाई जा रही हैं। बेचारे वो तो अपने एमएसपी के लिए बॉर्डर पर बैठे हैं। पिछले दिनों प्रधानमंत्री जी ने जब इनको हटाया था, जब ये 3 कानून जब सरकार ने वापस लिए थे, तो माननीय देश के प्रधानमंत्री ने कहा था कि शायद मेरी तपस्या में कुछ कमी रह गई है। प्रधानमंत्री जी ने अपना कोई वादा नहीं किया। जो भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में बेहद अंतर है। भारतीय जनता पार्टी धर्म और जात-पात की राजनीति करती है। भारतीय जनता पार्टी के पास कोई विकास का मुद्दा नहीं है, सिर्फ़ मंदिर-मस्जिद का मुद्दा है। भारतीय जनता पार्टी कुछ भी कर सकती है। ज़ेड प्लस क्या, ज़ेड 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 प्लस सिक्योरिटी उनको दे सकती है, जबकि ये एक मेरे हिसाब से गलत निर्णय है। इस समय जो श्री मनोहर लाल जी हैं, वो एक आम व्यक्ति हैं, ना वो विधायक हैं, ना वो मुख्यमंत्री है। पर भारतीय जनता पार्टी के शासन में कुछ भी संभव है, जब ये भ्रष्टाचारियों को, बलात्कारियों को संरक्षण दे सकते हैं। अभी आप देखिए, जो सोनीपत के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, उनकी सेक्स सीडी, आप चिन्मयानंद का देख लीजिए। आप वो जो लखीमपुर हत्याकांड में जो दोषी थे, उनका क्या हुआ? संदीप सिंह का क्या हुआ? बृजभूषण शरण जी का क्या हुआ? जी, जी। जो हमारी महिला पहलवान जो बेटियाँ थी, उनका क्या हुआ? भारतीय जनता पार्टी के राज में कुछ भी संभव है। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि 140 करोड़ लोगों का भारतवर्ष मेरा परिवार है। पर मैं माननीय मोदी जी से पूछना चाहता हूँ, वो मणिपुर क्यों नहीं गए? क्या मणिपुर उनका परिवार नहीं है? मणिपुर के मुख्यमंत्री को क्यों नहीं निष्कासित किया गया? वहाँ पे गवर्नर रूल क्यों नहीं लगाया गया? बड़ी बहस का विषय है, और किसी दिन हम और ज़्यादा व्यापक तौर पर आपसे बातचीत करेंगे। फिलहाल आप देख रहे थे सुनील बिंदल को, और सुन रहे थे कि इन्होंने किस तरह से पूरे जो इन्होंने इनसे हमने सवाल किए हैं, उनका बेबाकी से इन्होंने जवाब दिया है। आप क्या सोचते हैं, ये कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएँ, और हमारे इस पेज को, हमारे इस चैनल को फ़ॉलो ज़रूर करें। विशपाल नमस्कार। राणा, नमस्ते भारत न्यूज़ के लिए करनाल।